नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। गुरुवार 28 मई है और इंदौर का तापमान आज 41 के लगभग है, पर फील ऐसा हो रहा है कि 44 के लगभग तापमान है। उमस बहुत ज़्यादा है शहर में। गर्मी का एहसास तो है ही है, पर भयानक गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान के अतिरिक्त ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा तापमान लग रहा है। आज ईद की बधाई भी तमाम हमारे जो मित्र और हमारे तमाम साथीगण और जो दर्शक हैं हमारे, उनको भी आज ईद की बधाई। सुबह इंदौर में ईद की नमाज़ अदा की गई और आज ईद की नमाज के बाद में शहर काजी ने अपील की कि गो को जो है, गाय को जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। न बेचा जाए, न खरीदा जाए, न काटा जाए, न पीटा जाए, सबको लेकर। इसके पहले दिल्ली की जामा मस्जिद से भी ये आह्वान किया जा चुका है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मज़ेदार बात ये हो रही है इस मामले में कि सरकार की तरफ से एक भी राजनेता ये बोलने को तैयार नहीं कि राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करा। बहुमत आपका, सरकार आपकी, सब आपका, फिर भी आप क्यों नहीं घोषित कर पा रहे। इस पर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। अच्छा विषय है ये। और हम सबसे पहले आज इंदौर की खबरों की बात करते हैं और आज हम सबसे पहले प्रभात किरण से बात कर रहे हैं। तो प्रभात किरण खबरों में एक तो आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली 1 तारीख से बहुत सारी उड़ानें रद्द हो रही है। इसका असर इंदौर में भी आने वाला है। इंडिगो, एयर इंडिया पहले 100 फ्लाइट तो कम कर चुकी है, पर 1 तारीख से इंडिगो की 7% फ्लाइट कम हो रही है। आप ये मान के चलिए कि उनकी लगभग, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लाइट इंडिगो को है, तो सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा हमारे जैसे लोगों को। इंदौर वगैरह जो शहर सेकंड लाइन के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और किराया सामान्य स्थिति में भी अभी 6,000 तो नहीं, सामान्य स्थिति में 9 और 10,000 के लगभग, बहुत सामान्य स्थिति में किराया पहुंच जाएगा। फ्लाइट का फेयर क्योंकि हवाई ईंधन की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हवाई जहाज़ उड़ाना उसको खड़े रखने से ज़्यादा घाटे का सौदा हो गया। मतलब आप समझ लो कि एक हवाई जहाज़ अगर खड़ा है और उसका 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और आपने उड़ाया तो 400 रुपये का नुकसान होगा, तो बेहतर है कि हवाई कंपनियां सोच रही उसको खड़ा रखा जाए। क्या साहब? जी बिल्कुल साहब, ईंधन की जो आप बात कर रहे हैं कि जिसकी कमी की वजह से है हवाई जहाज़ की जो पर भी असर पड़ा हैगा। बात कर ली जाए कि इस बार आप नोटिस करेंगे कि हवाई कंपनियों ने गर्मी की छुट्टियों के अंदर ना कोई स्कीम जारी की, ना ही कोई रियायत दी। जबकि होता यह है कि छुट्टियों के दौरान जो है भीड़ बढ़ती है या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरीके की स्कीमें निकाली जाती है, रियायत दी जाती है। पर इस बार ईंधन की कमी ने हवाई कंपनियों पर भी ब्रेक लगा दिया है कि किसी तरह की स्कीम या रियायत देने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा किराया जो है आप बढ़ा दीजिए। मतलब दिल्ली की फ़्लाइटें कम कर रहे हैं कि अब जितनी जा रही है उसका खर्चा इतना महंगा आएगा, वो पूर्ण नहीं रहेगा, इसलिए कम चलाई जाए। किराया भी हालांकि भरपूर वसूलने की तैयारी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कंपनियों को ऐसा लगता है, उड़ान कंपनियों को, कि किराया खर्चा निकल नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने कटौती शुरू कर दी है। इसी के साथ और भी एक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि शाम के और सवेरे के अखबारों की कीमतें बढ़ना भी अब शुरू हो रही हैं। उसका मूल कारण ही कागज़ के भाव आसमान पे हो रहे हैं। प्लेटें जो छपने के लिए जो सामान लगता है अखबार की एक प्रकाशन के लिए, वो सारी वस्तुओं का कीमत कम से कम 20 से 25% बढ़ चुकी है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अखबारों की कीमत, सवेरे के अखबारों की, शाम के अखबारों की कीमत में 1 से 2 रुपये का इजाफा बहुत आराम से हो सकता है। अब एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। कटे पेड़ के बदले 10 फुट के ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे। 2.25 करोड़ में 3 साल के लिए ठेका दिया गया। मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम लोग पौधे लगाते हैं वहाँ पर वाइबल नहीं होते। मतलब अगर आप 100 पौधे लगाते हैं तो 5 से ज़्यादा पौधे, जो वन विभाग का आंकलन है वो भी कि 4 से 5% वाइबल होते हैं, थोक में आप लगा दो तो। पर अगर आप 2-3 साल का झाड़, अगर मतलब पेड़ तैयार कर लें, पौधे को आप तैयार करके 3-4 साल का पेड़ बना लें उसको, और उसको आप अगर लगा लेते हैं, तो उससे ये ज़रूर होगा कि उस सारे के, अगर आपने 100 लगाए हैं तो कम से कम 90% जो है वाइबल हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पकड़ने में उनको आसानी हो जाती है। तो बारिश में उनको इतनी ज़मीन और मिट्टी मिल जाती है कि वो अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। अच्छा प्रयास है। क्या सब कहाँ है? जी बिल्कुल, नगर निगम पेड़ पौधे काटने वालों पर तो कार्रवाई करती है, जो तगड़ा जुर्माना भी वसूलती है। पर बात ये हो जाती है जो पेड़ कट गए हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? पैसे से तो भरपाई हो नहीं सकती। अब इतना एक पेड़ जो कम हुआ उससे कितना हम लोग सफ़र करते हैं, उसकी भरपाई करने के लिए एक नगर निगम ने ठेका निकाला है। 2.25 करोड़ का 3 साल का ठेका है। पेड़ कटेगा, कोई पेड़ गिर गया, जिनने काटा उस पर तो जुर्माना हो जाएगा। उसके बदले में ये कंपनी जो है नया पेड़ लगा कर देगी और 10 फीट उसकी ऊंचाई रखी है। 10 फीट रखने के पीछे मकसद ये है कि 10 फीट ऊंचा जब लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ज़मीन में पकड़ बना लेता है, और पकड़ बनाने के बाद उसे पेड़ बनने में बहुत सहूलियत रहती है। तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की एक अच्छी कोशिश है, नई कोशिश है, और मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें होती रहनी चाहिए। ओवरऑल तो आपको पेड़ काटना ही नहीं चाहिए। सही बात है।
पर फिर भी अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि शहर में भी अभी हाल जो वृक्षारोपण हुआ था पिछले समय कैलाश वाले कार्यक्रम में, उसमें बहुत छोटे पौधे नहीं लाए गए थे, 2-2, 3-3 साल के अलग अलग पेड़ मंगाए गए थे, इसीलिए वो लगभग खड़े हो चुके हैं। पत्रिका की बात कर ले रहे हैं, पत्रिका में एक खबर बात करेंगे, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया है और 22,769 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए। ये सब बड़े मकान हैं और इनकी जांच करने के लिए बिल्डिंग ऑफिसर आज से निकल रहे हैं। अच्छा प्रयास है, किया जाना चाहिए। मुझे लगता है पानी को ज़मीन में ले जाने के जितने प्रयास होना चाहिए ईमानदारी से, वो सब किए जाने चाहिए। शहर आपका है, किसी के बोलने का या किसी के दबाव या किसी की चिट्ठी की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका उसके साधन और सिस्टम है तो पानी आपको नीचे पहुँचाने के प्रयास होने चाहिए। पर इसी के साथ नगर निगम को भी इन दिनों में जो है फिर से नए सिरे से एक अभियान वापस शुरू कर देना चाहिए। जल पुनर्भरण का जो केंद्र बनाने का अभियान था, जिसके अंदर सबमर्सिबल वगैरह डाले जा रहे थे, मुझे लगता है अभी उसके लिए भी समय है, उसको भी शुरू करके कम से कम जो इसके बारिश के पहले अगर कम से कम 100-200 जगह भी आपने ये कर दिया अंदर पानी जाने का सिस्टम, तो कुछ तो हम इस बार कर पाएंगे। क्या सर? जी बिल्कुल, इस बार जो जल संकट पैदा हुआ उसने बता दिया है कि हम कहाँ हैं पानी के मामले में। अगर अभी भी हम लोगों ने समय रहते अगर चीज़ों में बदलाव नहीं किया, जबरदस्ती पानी को बचाने की कोशिश नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जो हम सिर्फ नर्मदा के सहारे जी रहे हैं और किसी दिन नर्मदा ने साथ छोड़ दिया तो इस शहर में क्या हालात होंगे ये आप देख सकते हैं। अभी शहर में जो जल संकट के हालात बने हैं उसके बाद में बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम कैसे भी पानी को ज़मीन में उतारें। बारिश का जो पानी है जितना हम सहेजेंगे उतना ही हमें गर्मियों में दिक्कत नहीं होगी। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हर साल बात कही जाती है, ज़मीनी काम भी कुछ किया जाता है पर उस लेवल पे नहीं किया जाता, उस जागरूकता के साथ नहीं किया जाता है। इस बार कहा गया है कि 5,000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया जहाँ जहाँ बना हुआ है वहाँ वाटर रिचार्जिंग ज़रूर कर दिया गया है। नगर निगम की टीम दावा कर रही है कि हम निकल रहे हैं, कुछ दिन निकलेगी, पर मेरा यहाँ शहर के लोगों से मेरा वो कहना है कि हमें खुद आगे रह के वाटर हार्वेस्टिंग करवाना चाहिए। कोई नगर निगम हमारे घर आए, हम पे फोर्स करे, दबाव करे, उसके बाद अगर हम लगाने जाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता हैगा। हम जितना पानी हम बचा सकते हैं, हमारी छत का जितना पानी हम ज़मीन में उतार सकते हैं उतना तो हमें उतारना ही चाहिए। इसे हमारी मौलिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। सही बात है। कोई पीले चावल आपके घर पानी बचाने के लिए तो नहीं आएगा देने के लिए, ये आपका नैतिक धर्म बनता है कि आपको जो है शहर में हो, अगर आप इंदौर के वासी हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको कुछ बेहतर सोचना चाहिए और करना चाहिए। पहले कहा जाता था कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ देकर जाना है, अब हमें आने वाली पीढ़ी का इंतजार नहीं करना है, अपने खुद के लिए पानी को सहेजना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तक तो बात ही नहीं पहुँच पाएगी, आप खुद ही खाली हाथ रह जाओगे। अब अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। जिनसी छावनी की बाधाएं हट गई, सड़क का निर्माण शुरू हो गया। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही, जो मैंने भी कल देखा और महसूस कर रहा हूँ तमाम लोगों को, जैसे जिनसी पे रोड के तोड़ के सड़क छावनी में सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया, दोनों साइड तोड़ दिया, सारा मलबा जमा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, वैकल्पिक रोड खाली नहीं कराए गए। सबसे खराब आदत यातायात विभाग की कि वो कभी वैकल्पिक रास्तों को तैयार नहीं करता है और नगर निगम भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती। परिणाम ये हो रहा है कि सारा का सारा ट्रैफिक केबे कंपाउंड वाले आनंद पेट्रोल पंप के सामने से निकलने वाला जो रोड है केबे कंपाउंड में छावनी जाने वाला सिंगल रोड है, बहुत ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, पर उस पर भी इतना दबाव हो जाता है दिन भर में कि बसें भी खड़ी है, वहाँ से तमाम रिक्शे ई रिक्शा तमाम, कि वहाँ से निकलना मतलब 5 मिनट का रास्ता है वहाँ से छावनी जाने का, पर उसको निकालने में 15 से 20 मिनट बहुत आराम से लग रहे हैं एक के पीछे धीरे धीरे चलने में। और रात का तो भगवान ही मालिक है, रात को तमाम बसें पूरी गली भर में यहाँ से वहाँ तक खड़ी हो जाती, उनसे निपटवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसके साथ वैकल्पिक मार्गों पर भी एक तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। हालांकि इसमें 3 महीने का समय लगेगा बताया जा रहा है, कि 3 महीने के अंदर ये सड़क शुरू हो जाएगी। क्या सर? जी बिल्कुल, मास्टर प्लान की शहर के मध्य की 2 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। मधुमिलन चौराहे से लेकर छावनी होते हुए जगन्नाथ धर्मशाला तक सड़क बननी है। 80 फुट चौड़ी सड़क के हिसाब से तोड़फोड़ हुई है, हालांकि बनना 60 फुट है। तोड़फोड़ के बाद में मलबा उठाना जो नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। किरकिरी होती देख नगर निगम कमिश्नर ने कल जो है अधिकारियों से कहा कि तुरंत सड़क का काम चालू कराया जाए। तय किया गया कि मधुबन चौराहे की तरफ से जहाँ सड़क थोड़ी चौड़ी है वहाँ पे आप काम शुरू करा दीजिए। पीछे वाले हिस्से से जो वैकल्पिक रास्ते हैं या पीछे जगन्नाथ धर्मशाला के उधर से आप मलबा उठाना शुरू करिए तो जल्दी मलबा उठ जाएगा। और जल्दी मलबा उठाना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्री मानसून की अगर बारिश शुरू हो गई तो हालात और बुरे हो जाएंगे। बात करते हैं जिनसी रोड की बात। जिनसी रोड पर जो तोड़फोड़ के बाद नगर निगम ने मलबा उठा लिया था, आज से 3 महीने के लिए सड़क को बंद कर दिया गया है। वैकल्पिक रास्ते जो है निकाल दिए गए हैं ताकि समय रहते सड़क बन जाए। अब जो देखना ये होगा कि ठेकेदार को जब 3 महीने के लिए सड़क बंद करके दे दी गई है, आगे बारिश है, ऐसे में ठेकेदार कितनी तेज़ी से काम करता है ये देखना होगा। हाँ, रोड अगर उसको खाली मिली तो भी फिर कोशिश कर सकता है कोई भी कि जितनी जल्दी हो बाहर होने की कोशिश करेगा।
एक और खबर अग्निबाण की जिसमें हम बात कर रहे हैं, 75 वार्ड सूखे हैं, शहर भर में नीले ड्रम की बाहर आई है। किसी एक समय पहले, अभी एक आध साल पहले तक लोग नीले ड्रम से बड़ा डरने लग गए थे, क्या मालूम कौन सा नीला ड्रम किसके काम आ जाए वो। पर अब जो है नीले ड्रम बहुत काम आ रहे हैं आजकल। पूरे शहर भर में आपको हर बड़ी कॉलोनी के बाहर रात को आपको 2 से 3 बड़े और नीले ड्रम दिख रहे हैं। जो बेच रहे हैं उनका कहना भी है कि हर दिन 1000 से ज़्यादा नीले ड्रम शहर में बिक रहे हैं। पानी के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था ये होती है, और अब लोगों को लगने लगा कि नीले ड्रम अपने घर पे रखना चाहिए। क्या सर? जी बिल्कुल। शहर के 85 वार्डों में 75 वार्डों में जल संकट पहुंच चुका है। ऐसे में जो बात की जा रही नीले ड्रम जो इंदौरियों की जो लाइफलाइन बने हुए हैंगे, नीले ड्रम ना हो तो आप पानी स्टोर करके नहीं रख सकते। और ये नीले ड्रम, वो विषय अलग है कि नीले ड्रम का कहाँ उपयोग हुआ, क्या उपयोग हुआ, वो डर को भुलाकर जो है, कहते हैं ना डर के आगे भी जीत है। इसलिए आपको पानी का इंतजाम करने के लिए जिंदा रहना है तो नीले ड्रम का सहारा तो आपको लेना ही पड़ रहा है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर की खबरों में एक बात कर लें। आज सूखलिया क्षेत्र नगर निगम के अधिक कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, और अभियान चलाकर तमाम केबल जो आपके जितने जियो के फ़ोन या एयरटेल के फ़ोन, जिनकी तमाम केबल जो खंभों पे थी, सब काट काट के टुकड़ों में पटक दी। सैकड़ों नहीं हज़ारों फ़ोन जो है सवेरे इंटरनेट बंद हो गए। कोई किसी को सूचना नहीं है, ढेर लगा हुआ है केबलों का, अलग अलग गलियों में काट के पटकी है। कहीं कोई सूचना नहीं होने से एक तो सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए हो गई जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाओं में इन्वॉल्व थे, उनका पूरा नेट का सिस्टम बंद हो गया। सवेरे तक परेशान हो रहे हैं, और आज पूरा दिन अभी भी कहीं नेट चालू होने की संभावना नहीं दिख रही है। वही जो यहाँ पे हुआ था पहले, किसी ज़माने में कुछ समय पहले अपने MG रोड पे और तमाम जगह पे नगर निगम ने यहाँ केबल काट दी थी, तमाम जितनी भी ये थी, और उसके बाद में बहुत झमेला हुआ था। सो इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनी हुई है कि आप ये इंटरनेट और इनको रोकने का कोई काम न करें, नोटिस दें कंपनी को और उसके बाद में उसका काम शुरू कराएं। पर अगर इस प्रकार से केबल काटी गई है तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और पूरे शुक्लिया में आज की तारीख में 50-100 फ़ोन चालू मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब केबल काट काट के पटक रखे उन्होंने। क्या सर? सब केबल काटी क्यों जा रही है और काटने का मकसद क्या है, ये किसी के समझ नहीं आ रहा है। कि अगर आपको जो है खंभों से जो है केबल का जंजाल हटाना है तो आप केबल काट रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी कि वापस वहाँ पर केबल नहीं टंगेगी। इंटरनेट की जितनी भी केबलें हैं इलेक्ट्रिक पोल पर अगर नहीं टांगी जाएगी तो कहाँ टांगी जाएगी, इसका रास्ता निकालना चाहिए नगर निगम को। बात कर रहे हैं अभी पिछले साल की अगर बात कर लें, पिछले 1.5-2 साल पहले भी इस तरीके का अभियान चलाया था। जेल रोड से लेकर MG रोड पर तमाम जो सड़कों पोल पे लगी हुई केबलों को कुछ दिन काटा गया, बाद में वहीं आ गए कि काटने की कार्रवाई रोक दी गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, चूँकि आप शुक्लिया की बात करें, पूरे शहर में इस तरीके की जो है केबल कटिंग का काम जो है इन दिनों नगर निगम कर रहा है। नगर निगम इधर केबल काट के पटक रहा है, 4 दिन बाद उन्हीं खंभों पर उतनी केबल वापस टंग रही है। इसका कोई रास्ता नहीं हैगा। इसलिए इसको अब समस्या ये आती है कि केबल जिन पोल पे से काटी जा रही थी, बिजली विभाग से बाकायदा उन्हें मंजूरी मिली गई है। हालांकि ये विषय अलग है कि 4 लोगों को मंजूरी मिली है और 40 लोगों ने अपनी केबलें टांग रखी है। दिक्कत बड़ी ये होती है कि केबल को पहचानना बड़ा मुश्किल है, सबका एक ही कलर है। आप कैसे बताएंगे कि ये केबल एयरटेल की है कि ये जो है रिलायंस की है या लोकल की केबल की है, जो है इंटरनेट की केबल है। ये पहचान बड़ी मुश्किल हो रही है, इस वजह से जाल बढ़ता जा रहा है। सही बात है, पर ये इस पर कुछ एक पॉलिसी तो बनाना पड़ेगी, नहीं तो ऐसे में चाहे जिसकी जब तमन्ना हो जाए किसी विभाग की, वो आपके घर की केबल काट सकता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी केबल कहाँ से आ रही है। एक और खबर जिससे हम बात करेंगे दोपहर की, ये है कि 10 बच्चों से कम वाले सरकारी स्कूल हैं, जिला प्रशासन शिक्षा विभाग ने इनको बंद करने का निर्णय ले लिया और बाकायदा विधिवत सूचना जारी करके कह दिया कि यदि 10 से कम बच्चे इस स्कूल में हैं तो उसको खाली करके 1 किलोमीटर के आसपास जहाँ कहीं भी स्कूल हो वहाँ पर शिक्षकों को मर्ज कर दिया जाए, या शिक्षक वहाँ जाके अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराएं। और इसके साथ ही ये ज़मीन जो है वो लोक निर्माण विभाग को सौंप दी जाए। इसको लेकर बड़ा झगड़ा हो रहा है, क्योंकि स्कूल की ज़मीन सारी शिक्षा विभाग की, तो लोक निर्माण विभाग को क्यों सौंपी जाए, इसको लेकर भी एक विवाद चल रहा है। और लगभग ये माना जा रहा है कि इंदौर ज़िले में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें 10 या 12 बच्चे काम पढ़ते थे, ये सारे के सारे स्कूलों को बंद करके इससे अध्याय समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इससे नुकसान ये होगा कि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ने की कोशिश करते हैं सरकारी स्कूलों में, वो इससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। महाराष्ट्र में काम किया उन्होंने कि जहाँ जहाँ भी ऐसा मामला था तो वहाँ के बच्चों को बाकायदा शिक्षक की ड्यूटी लगाई, उसी क्षेत्र के शिक्षक की, कि वो दूसरे स्कूल तक बच्चों को बस से लेके जाएगा और वापस बस से लाके छोड़ेगा वो, ताकि इनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई फरमान जारी
नहीं हुआ है। क्या सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह भी इनके पास शहर के अंदर खास प्राइम जगहों पर इनके पास जगह है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं किया जाए। हालांकि कुछ कोशिशें की गई, सांदीपनि स्कूल बात कर लें, उत्कर्ष स्कूल बनाए जा रहे हैं, बस अब इन्हें बना दिया गया है तो इनका रखरखाव भी उतना अच्छा होना चाहिए और इसमें पढ़ाई का लेवल भी उतना होना चाहिए। जितनी पगार, मोटी पगार जो है हम शिक्षकों को देते हैं, उसके बदले वे उतना पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इस पर भी फोकस करना चाहिए। छोटे स्कूलों को आप बड़ा स्कूल में भले ही मर्ज कर दीजिए, उनके आने जाने की व्यवस्था कर दीजिए ताकि किसी का भविष्य खराब ना हो। सही बात है। जो भी गरीब बच्चा होगा, इन्हीं जगह से तो बच्चे निकलते हैं जो पढ़ लिख के अपना रास्ता तय करते हैं। अब हम दोपहर के पहले पेज की कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। एक तो कर्नाटक का मामला अंततः निपट गया। सिद्धारमैया का इस्तीफा हो चुका है, 3 बजे वो दे चुके हैं और वहाँ पर शिव कुमार अब नए मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। राहुल गांधी ने दक्षिण को साधने की एक बड़ी कोशिश करते हुए ये एक बड़ा कदम उठाया। माना जा रहा था यह तो डिजास्टर होगा, ये बहुत बड़ा सफलता का एक रास्ता बनेगा। इसी के साथ में तमाम जगहों पर अब जो दूसरे अन्य राज्य साउथ के, दक्षिण के, उनको तैयार करना शुरू कर लिया। तमिलनाडु में उनका वर्चस्व हो चुका, केरल में वो जीत चुके हैं, कर्नाटक उनके पास है, तेलंगाना उनके पास है, तो केरल नहीं, दक्षिण से कांग्रेस लौटने की पूरी तैयारी कर रही है और उसका गणित और आकलन भी सीटों को लेकर दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ये एक अलग राजनीतिक विषय जिस पर बात होगी। एक तो पहले मैं और खबरों की बात कर लेता हूँ दोपहर के में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 19 लाख करोड़ रुपए का सोना घरों से निकलकर बैंकों में या छोटे छोटी जगहों पर गिरवी रखा जा चुका है। अगर एक आकलन कर लूँ तो ये 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सोना है। ये कौन लोगों ने गिरवी रखा? ये वो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, जिनके परिवारों में उनके माँ बाप का दिया हुआ सोना चांदी था और जो नौकरी कर रहे हैं। दुर्भाग्य हो रहा है कि उनके नौकरी के बाद में उनकी स्थिति सुधर नहीं पा रही, नौकरियों जाने की स्थिति बन गई है और ऐसे में घर चलाने के लिए तमाम मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं वो अपने घर का सोना गिरवी रखकर अपना घर चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसमें 48% ऐसे लोग हैं जिनने सोना गिरवी रखने से पहले जो जानकारी थी उसमें ऑलरेडी वो 2 से 2.5 लाख रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। मतलब एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज उनको उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इसी के साथ क्रेडिट कार्ड के लोन भी जो वो रिकॉर्ड स्तर पे हैं। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है बैंकों को कि बहुत तेज़ी से इस पर डिफ़ॉल्टर बढ़ेंगे और इसका नुकसान जो है खामियाजा मध्यम वर्गीय परिवार को उठाना पड़ेगा। ये 25 लाख करोड़ में से अगर 12 लाख करोड़ का सोना भी डूब गया तो ये बैंकों के हवाले आ जाएगा, बैंकों की चांदी होगी, क्योंकि बैंकों के पास पैसा सुरक्षित माना जाता है सोने को गिरवी रख के जो दिया गया है। एक खबर ये है। एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ। चौथी तिमाही की जो शेयर बाजार की रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जारी की, उन्होंने बताया है कि 13 लाख करोड़ रुपए जो है इन 3 महीनों में, आखिरी तिमाही में, चौथी वाली जो आखिरी तिमाही थी उसमें निवेशकों के हवन हो गए, स्वाहा हो गए, डूब गए। ये पैसे वापस आने की संभावना फिलहाल नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर निवेशकों के पैसे डूबे हैं, जबकि कोरिया, जापान, कनाडा और अन्य देशों में 100% तक लाभांश उठाया है निवेशकों ने इन 3 महीनों में। तो हमारे यहाँ का बाजार क्यों डूब रहा है? इसके कई कारण। एक तो सारे विदेशी निवेशक पैसे निकाल के भाग चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि भारत में पैसा निवेश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, रुपया बहुत तेज़ी से औंधे मुँह गिरता जा रहा है और औंधे मुँह गिरने के कारण जो है इसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर आने वाले दिनों में दिखेगा। तीसरा कारण महंगाई है जो आपके दरवाजे पर आ चुकी है। तो 2-3 खबरें ये थी। सोना इस साल 2 लाख के पार नहीं जाएगा, एक आकलन जारी किया एजेंसी ने। और हाँ, एक चलते चलते एक खबर पर बात कर लेते हैं। कांकरोच जनता पार्टी जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत सरकार के लिए बनती जा रही है। एक और वीडियो उनका जो है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे जारी किया था, उसको फिर से डिलीट कर दिया गया है सरकार के आदेश से। और उस पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। 7 लाख से अधिक लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर किए थे। अभी तो ये चल ही रहा था कि सरकार ने उसको हटवा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा है, शिक्षा मंत्री से नीट की परीक्षा और सीबीएसई की धांधली को लेकर। और सरकार को लगा सरकार में, भाजपा की सरकार में इस्तीफा का तो कोई मामला ही नहीं है, तो उन्होंने कहा मंत्री को तो हटा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा वीडियो ही हटा दो। तो इसको लेकर जो है, जो कांकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने जो है पूरे मामले में एक वापस इंस्टाग्राम पर नया वीडियो लोड करते हुए बताया है कि सरकार इन दिनों उनके साथ में क्या कर रही है। पर आपको आश्चर्य हो कि नए वीडियो में उतनी तेज़ी से ही लोग बढ़ रहे हैं। तो ये वो खबरें थी जो आपने आपको जानकारी दी। शहर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरों से भी हम आपको अवगत करा देते हैं। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करिए,
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोपहर न्यूज़ को तो आप सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारे कार्यक्रम इस चैनल पर दिखाई देंगे। हमारा आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब के साथ में अपने मित्रों को भी इस लिंक इसकी ट्रांसफ़र करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।